जरूर सिन्हा जी और कमला शंकर त्रिपाठी जी जो इस सबके इस अध्यक्ष हैं इस संस्था के, और आप सभी उपस्थित सम्मानित श्रोतागण, मैं आप सबको प्रणाम पहले करता हूँ। और आज एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा आज अच्छा लगा प्रोग्राम। निशंक जी के बारे में इतनी बातें जो हुई, मुझे ये गौरव प्राप्त है कि मैं निशंक जी से कई बार मिल चुका हूँ, बड़े कवियों के साथ मिला। एक बार रंगित जी, शिशु जी और यहाँ पर हुआ करते थे कई लोग, तो उनके साथ मिला, उनसे सीखा भी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं खुद प्रिंसिपल रहा हूँ, अध्यापक मैं रहा हूँ, कि कुछ ऐसी जीवन नहीं होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे एक किसी पहाड़ की ऊंचाई पर एक मशाल रख दी जाए तो वो मशाल चारों ओर का वातावरण जो है वो आलोकित करती रहती है और भूले बिसरों को उनको सही रास्ता दिखाती रहती है। तो निशंक जी उसी तरह की मशाल थे, जो एक ऊंचे थे, लेकिन मशाल से और निशंक जी के वो एक अंतर था कि मशाल जब बुझ जाती है तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन उनके न रहने पर भी आज वो मशाल उनके लोग की जल रही है, आज भी हमें आलोकित कर रही है, और उसी के फलस्वरूप ये कार्यक्रम इतना बढ़िया आज हुआ है। दूसरी बात ये हुई कि काका रमई काका, ये मेरा सौभाग्य रहा, रमई काका के साथ मैंने कम से कम 20-25 सम्मेलन कम से कम किए। और मैं वो मुझे ऐसे स्नेह देते थे। उन्होंने एक दफ़े मुझे इनको आलोक जी को याद होगी कि नहीं, उनकी एक कविता थी कि वो औरैया उनकी ससुराल थी शायद, तो वो वहाँ पर से उनकी पत्नी ने कहा कि औरैया जा रहे हैं तो घी ले आना। तो वो सर्दी ज़्यादा थी तो कान पर कंटोपा बांधे हुए थे, तो उन्होंने घी ले आइयो औरैया का, तो हम समझे कि जी ले आइयो गौरैया का। तो ऐसी प्रस्तुत करते थे उनके, मैंने आकाशवाणी के में भी सुने। दूसरी बात ये जो उनकी बात हुई घटबल वाली बात, उस पर ये मुझे प्रसंग मालूम है, लेकिन वो अंग्रेजों के खिलाफ ही लिखी थी कविता, और अकेला वही नहीं करते थे, उनके बिल्कुल समकालीन शिशु जी और उनके बड़े मित्र थे। मैंने एक साथ दोनों के बीच में बैठा हूँ मैं, शिशुपाल सिंह शिशु और रमई काका जी। तो ये इस तरह से कविता ढाल के प्रतीकों में कहना, शिशु जी की कविता थी धरती पर नभ में भी संघर्ष छिड़ा है काले गोरे रंगों में। तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, तो बादल थे, तो उन्होंने कहा कि नभ में भी संघर्ष छिड़ा है काले गोरे रंगों में, धरती पर संघर्ष छिड़ा है काले गोरे रंगों में। और उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे हरिऔध जी, और वो हरिऔध जी राजस्व विभाग में थे। अंग्रेजों का जमाना, राजस्व विभाग का अध्यक्ष अगर सरकारी अफसर हो और ये कविता पढ़ी जाए तो क्या हुआ, तो कोई जो सरकारी अफसर थे उन्होंने कहा कि ये कविता यहाँ न पढ़ी जाए, ये क्रांतिकारी कविता है, इससे तो गलत अर्थ आ रहे हैं। तो लेकिन जनता खड़ी हो गई, तो हरिऔध जी ने फिर जो भी कहा, उन्होंने कहा नहीं वो कविता पूरी हुई, और वो ऐसे तो ये पहले होता था एक कवि ने, ये ऐसा नहीं है केवल स्वतंत्रता सेनानियों ने ही जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भाग लिया, कवियों की बड़ी अहम भूमिका रही है और हमेशा रही है। दिनकर जी की एक पंक्ति ने इमरजेंसी को धूल में मिला दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो कवि अगर समझे तो कवि का बहुत बड़ा दायित्व होता है समाज को देने के लिए। ये निशंक जी को अच्छी तरह से मालूम थे। मैंने उन जैसा अनुशासन वाला, कविता में भी अनुशासन रखते थे, विद्यार्थी में रखते थे। एक बार मेरी उनसे बातचीत हुई, उनको भी ये दुख था कि अब वो वैसे कवि नहीं रहे। और सूर्य कुमार पांडे जी बैठे हुए उस जमाने के, और ये ज़्यादा जानते हुए, तो मैं एक छंद सुनाता हूँ जो मैंने लिखा। एक होता क्या है, नेताओं को गालियाँ दे दी,
तालियां बजवा ली, ताली बजवाते हैं। हमारे ज़माने में ताली बजवाना तो ये कहना कि तालियां बजाइए हमारे लिए, ये तो अपमानजनक होती थी। हम क्यों कहें तालियां, बात तुम्हारी समझ में आए तो बजे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी कविता समझ लें न, और अगर नहीं समझ पाते तो आपका दुर्भाग्य, आप जाने। हम क्यों कहें। तो मैंने एक छंद लिखा था, जो लोग गाल हल्की कविता लिखते हैं। अब देखिए छंद की भाषा देखिएगा। आदरणीय दीक्षित जी बैठे हुए हैं, अब इनसे बड़ा विद्वान हिंदी का तो कोई है नहीं जिसको मैं सुनाऊं ये छंद। तो मैं छंद ये है कि कवियों तुम्हारी निर्भीकता को साधुवाद, कवियों तुम्हारी निर्भीकता को साधुवाद, सभ्य समुदाय को सुनाई वन्य कविता। दूसरों को गालियां दे तालियां कमाते रहे, क्या तुम्हारे पास नहीं कोई अन्य कविता? लय नहीं, छंद नहीं, भाव नहीं, अर्थ नहीं, कैसे मूर्धन्य हुई ये जघन्य कविता। तो जनता के साथ मात पीटती है वीणा बाण, धन धन्य कवि और धन धन्य। इसमें कई छंद, मैंने बहुत छंद लिखे थे इसमें। अभी माधव इसमें एक छंद और यार आ जाए, छोड़िए वो याद है। अभी माधव जी ने बहुत बढ़िया छंद राम पर सुनाए। मैंने भी बहुत से छंद लिखे थे और उनमें से एक छंद सुनाई देता हूँ कि ये है कि रावण जाता है सीता जी के पास अशोक वाटिका, और सीता जी से कहता है कि हमारी तरफ देख के बात करो, तो वो तिनके की ओट से बात करती है। ये बात मंदोदरी को पता चलेगी कि आज हमारे पति जो है अपमानित होकर इस तरह से आए, उसने पता चली जाती थी। तो मैंने एक छंद लिखा है, वो छंद सुन लीजिए। व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अग्नि में सुलगती। व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अग्नि में सुलगती। मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखे कैसे जानकी की प्रीत में उमंगती। बोला दशीष, 10 खोपड़ी है मेरे पास। बोला दशीष ये भी चाल चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती। और जब जब राम का स्वरूप धारता हूँ तो पराई हर नार मुझे ये रहे छंद रहे। पर मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं बजाय कोई भाषण तो मुझे वैसे भी करना नहीं आता, लेकिन एक मैं कविता सुनाई दे रहा हूँ, 3-4 मिनट की कविता है। नहीं वो पहले सुन लीजिए, हो सकता है वही 3-4 मिनट में समाप्त हो। और कविता इसलिए कि निशंक जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हो। ये जो इसका जो कविता का जो बाद का जो हिस्सा है वो उनके लिए एक तरह से उनका ही के बारे में मान लीजिए आप। कविता ये है कि फूल और कली में बातचीत हो रही है। फूल उनका प्रतीक है जो समाज के लिए जीते हैं, जो अपनी खुशबू अपना रंग बिखेरते रहते हैं, अपना मकरंद भी बांटते हैं, अपने बीज बांटते हैं, नए फूल पैदा होते हैं। और कली सब चीज अपने में बंद रखती है। तो कली उनका प्रतीक है जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं समाज में। फूल उनका प्रतीक है जो दूसरों के लिए जीते हैं, समाज के लिए भी जीते हैं। ये 2 प्रतीक मैंने चुने और उनमें बातचीत हो रही है। कली छोटी है लेकिन फूल को डांट रही है। फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में। फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पखुरियों की छटा क्यों खोल दी। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। मुझको देखो मेरी सब खुशबू बुझी में बंद, मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलो भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देखकर रोती नहीं हंसती नहीं। मेरी छवि संचित जलाशय है सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है तेरी तरह मरना। ये कली कहती है मुझको जीवित रहना है तेरी तरह मरना नहीं। और जो सब स्वार्थी लोग कहते हैं दलील देते हैं, वही वो कहती है कि मैं जब कांटों में पली थी दुनिया तब सोती रही। क्या बात।
मैं जब कांटों में पली थी, दुनिया तब सोती रही, मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। अब फूल का जो जवाब है वही जवाब है, और वो एक तरह से आप श्रद्धांजलि मान लीजिए निशंक जी को। फूल उस वाचाल की, फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली गली से यूं कहा कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं। ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है घटती नहीं। जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है घटती नहीं। 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। जितना तुम दोगे, एक एक पंक्ति सुनिएगा, जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। क्या बात है, जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। पूरे उपवन में पवन कंधों पर ढोएगा तुम्हें। चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी, ओस मुक्ता हार सोते में पहनाएगी तुम्हें। ओस मुक्ता हार सोते में पहनाएगी तुम्हें। ये सुबह की धूप क्या जगाएगी तुम्हें। और फिर मैंने कहा ये देखो कविता भूल रहा हूँ, तो सबसे बढ़िया, जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें। पूरे उपवन में पवन कंधे पर ढोएगा तुम्हें। चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें। ओस मुक्ता हार सोते में पहनाएगी तुम्हें, और क्या गुनगुनाएगी तुम्हें। और अंतिम पंक्तियां भूल रहा हूँ, उसका अंतिम भी याद आ जाए तो देखिए ये अब होने लगा, 93 साल की उम्र हो गई है तो अंतिम वाला छंद पहले वाला पढ़िए आ जाए। पहले वाला ओस मुक्ता हर सोते में बनाएगी धूप अपनी उंगलियों से। तितलियों की रेशमी सेहरन जगाएगी तुम्हें। तितलियों की रेशमी सेहरन जगाएगी तुम्हें। टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें, और मंदिरों के देवता सिर पर चढ़ाएंगे। और गंध उपवन की विरासत है ऐसे संचित न कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। यदि संजोने का मजा कुछ है तो बिखराने में है, और जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने। तो ये जो है जिंदगी की सार्थकता। अच्छा, बीच में कई और पंक्तियां भूल गया, लेकिन चलिए जितने से काम चल गया। अच्छा, ये एक छंद में और सुना देता हूँ कि ऊंचे ऊंचे शिखरों के ऊंचे ऊंचे, हम जरा सी बात पे अगर कोई बात हो जाए तो हमारा अपनी तुलना करने लगते हैं। अरे ये वो कहाँ कहाँ, हम कहाँ, वो क्या। ये तुलना बड़ी बेकार है। हर जो पत्ती जिस जगह है, मुझे क्या है, वही आफ्ताब है। उनका शेर है, जो जरा जिस जगह है वही आफ्ताब है। तो मैं कहता हूँ जो पत्ती जिस जगह है वहीं पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने ये कहा कि ऊंचे ऊंचे शिखरों के ऊंचे ऊंचे देवदार, जो नहीं हुए तो सोच मन में न लाइए। घाटियों में सूनी पगडंडियों की क्लांत हरने को छोटा छायादार वृक्ष बन जाइए। चाहे किसी दीनहीन कुटिया के आसपास जंगली लता से फल फूल बिखराइए, और कुछ भी नहीं तो कहीं नीर में कमल बंद होकर निर्लिप्त मंद मंद मुस्काइए। तो ये मैंने छंद सुना दिए, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार अनिल जी को, सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना अनुशासित, सुसंगठित और बढ़िया कार्यक्रम में मुझे अध्यक्षता करने को दी, और ऐसे ऐसे लोग जहाँ ललित सिंह पोखरिया जी और आदरणीय दीक्षित जी को पुरस्कृत किया गया, और लोग हुए। तो पहले तो मैं आप दोनों को बधाई दे दूँ, उसके बाद में अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत